हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की 10 जुलाई के एडिटोरियल की। ये एक नए बैच का अनाउंसमेंट 15 तारीख को मींस वेंसडे को 9 से 10:30 ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीकर में सेंटर है इंग्लिश एक्सपर्ट नाम से, वहाँ पर एसएससी के बच्चों के लिए। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 15 जुलाई याद रखिएगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लासरूम का हिस्सा बनकर आपको क्या मिलेगा? इतना कुछ मिलेगा जो आप शायद 4-5 जगह भटक कर 4-5 जगह अलग अलग जगह कोर्स करके नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उतनी चीज़ें आप वन टाइम कोर्स में प्राप्त कर लेंगे। और यकीन मानिए, एक बार कोर्स करने के बाद आपको दोबारा से कोई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप ग्रामर पढ़ेंगे, अलग अंदाज में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। आप वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ना केवल पढ़ेंगे बल्कि याद करवा दी जाएगी आपको। कॉम्प्रीहेंशन, जो कि जनरली नहीं टच किया जाता है, लेकिन हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन आपको बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं 15 जुलाई वेंसडे, याद रखिए आप, ठीक है। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले विल टॉक अबाउट टुडेज एरर सेगमेंट। सो लेट्स सी। आप एक बार खुद से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट टेक ओनली 20 days टू द यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्टार्टेड अनरेवलिंग। कोशिश करिए, देखिए क्या हो सकता है इसमें, क्या लगता है आपको। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या लगता है? देखो, इट के साथ टेक तो नहीं आएगा, ये बात तो पक्का पता है आपको, क्योंकि इट एक वचन है तो टेक्स आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली घटना पास्ट की है कि जो एक अग्रीमेंट हुआ था यूएस और ईरान के बीच में 20 दिन ही चला, उसके ठीक बाद में ये अग्रीमेंट टूट गया, बिखर गया। इसके बारे में है, तो पास्ट की बात कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे टेक के स्थान पर टुक कर दो। पहली गलती हमने निकाल ली। इट टुक ओनली 20 days, 20 दिन ही लगे केवल। किसमें? टू द यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो अग्रीमेंट को बोलते हैं, एमओयू बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसको वैसे कहा जाता है क्या? अग्रीमेंट। तो 20 दिन लगे यूएस ईरान जो अग्रीमेंट है उसको टू स्टार्ट, टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? स्टार्ट। अनरेवलिंग, बिखरने में, ठीक है। तो ये केवल 20 दिन लगे यूएस ईरान जो अग्रीमेंट है उसको बिखरना स्टार्ट होने में। स्टार्ट के साथ आईएनजी लगता है, टू दे रखा था इसलिए मैंने यहां पे स्टार्ट लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार रात की बात है, यहां तक तो कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एन यूएस, यूएस से पहले द लगता है। कुछ ऐसे देश के नाम जहां पर यूनाइटेड शब्द लगा रहता है वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। तो यूएस में यू जो है उसका मतलब क्या है? यूनाइटेड, इसलिए क्या लगेगा? द लगेगा। तो ट्यूसडे नाइट को यूएस ने क्या किया? कैरी आउट किया स्वीपिंग एयर स्ट्राइक, है ना। अब ये ट्यूसडे नाइट की ही बात है, इसका मतलब पास्ट की बात है। पास्ट की बात है तो इसको कैरी को क्या कर दो? कैरीड कर दीजिए। और कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। स्वीपिंग एयर स्ट्राइक मतलब काफी बड़े स्तर पर, स्वीपिंग का मतलब है एक्सटेंसिव स्तर पर, विस्तृत स्तर पर क्या किया? एयर स्ट्राइक्स की। तो ये एयर स्ट्राइक्स कहां पर? ईरान में। आफ्टर 3 टैंकर, 3 टैंकर हैं तो टैंकर्स करेंगे। और वॉज के स्थान पर क्या आ जाएगा? वर, क्योंकि टैंकर्स प्लूरल है। जब 3 टैंकर्स पर अटैक किया गया उसके बाद ऐसा देखने में आया। थर्ड में देखिए, तीसरा कह रहा है क्राइसिस डू नॉट इमर्ज्ड ओवरनाइट। अब ये जो क्राइसिस है, अगर मैं इसी की क्राइसिस की बात करूं तो मैं दे लगाऊंगा, और मैं इसको जेनरिक स्टेटमेंट पढ़ लूं। मैं इसको ऐसे पढ़ लूं कि कोई भी क्राइसिस जो है रातों रात नहीं होता है, ऐसा पढ़ लूं तो ए ही आएगा। तो यहां पे आप करिए द क्राइसिस, ठीक है। अब क्राइसिस एक वचन है तो यहां पे डिड नॉट कर दीजिए। ये पास्ट का मान के चल रहा हूं मैं इसको। अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट मान के चलता कि कोई भी क्राइसिस जो है रातों रात नहीं होता है, मैं कोई संकट रातों रात नहीं आता है, सामने आ जाता है, तो पढ़ूंगा मैं ए पढ़ूंगा। लेकिन मैं उस क्राइसिस की बात कर रहा हूं जो कि रातों रात नहीं घटित हुआ, इसके लिए काफी दिन लगे, इन्होंने कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले, इस कारण से ये क्राइसिस हुआ। तो द क्राइसिस डिड नॉट, अब डिड आ गया तो बेस फॉर्म आएगी, इमर्ज आएगा। ओवरनाइट एडवर्ब होता है, इसका मतलब है रातों रात। ये तीसरे प्रश्न का आंसर है। नंबर 4 देखिए, तेहरान, तेहरान है ईरान की राजधानी, तो यहां पे सी ना आके क्या आएगा? सीज आएगा। तेहरान देखता है इजराइल्स रिफ्यूजल, इजराइल के रिफ्यूजल को, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ईरान, इजराइल का जो रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल किस चीज का? रिफ्यूज कर दिया ईरान, इजराइल ने कि हम क्या नहीं करेंगे? हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हम यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए टू विड्रॉ आएगा। रिफ्यूजल किस चीज का है? विड्रॉ करने का, बाहर निकलने का, तो टू विड्रॉ।
फ्रॉम सदर्न लेबनान, कहां से, दक्षिणी लेबनान से। उसको तेहरान जो है वो देखता है किस रूप में, वायलेशन के रूप में, हिंसा के रूप में देखता है। ठीक है, अब वायलेशन जो है, वैसे तो सॉरी, वायलेशन मतलब उल्लंघन के रूप में देखता है। वायलेशन जो है वो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो यहां पे ए लगेगा, अ वायलेशन। अगर कोई गिनने योग्य संज्ञा होती है और वो एक वचन होती है तो वहां पे ए लगता है। बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका देता हूं। देखिए, ईरान हैव के स्थान पर हैज आएगा, ईरान एक वचन है। यट टू गेट, यट के बाद में टू प्लस बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब ऐसा होना बाकी है। यट टू गेट, एक्सेस, एक्सेस के साथ लगेगा टू, तो ईरान को अभी भी प्राप्त करना है एक्सेस, किसका, अपने, ईरान का अपना पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो इट्स आएगा। फ्रोजन फंड्स का मतलब है ब्लॉक्ड फंड्स, जो फंड ब्लॉक हो रखा है, जो फंड सीज्ड हो रखा है, उस फंड को एक्सेस प्राप्त करना है, और एक्सेस नाउन के रूप में होता है तो टू लगता है। ये आपकी कहानी हो गई एरर वाली। अब आइए बात करते हैं किस बारे में एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल है रैपिड कोलैप्स के बारे में। रैपिड कोलैप्स का मतलब है बहुत तेज गति से धराशायी हुआ है। क्या, रिसेंटली साइंड सीज फायर, वो युद्ध विराम जो साइन किया गया हाल फिलहाल, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो कह रहा है रैपिड कोलैप्स, जो तेज गति से कोलैप्स हुआ है, रिसेंटली साइंड सीज फायर का हाल फिलहाल हस्ताक्षर जिस सीज फायर पे हुए थे, जो युद्ध विराम पे समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे, उसका बहुत तेज गति से कोलैप्स हुआ। और बात किसकी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, मतलब एमओयू की, किस किस के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में। तो ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता हुआ था वो कोलैप्स हो गया। इन्होंने एक युद्ध विराम पे हस्ताक्षर किए थे, वो कोलैप्स हो गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कब का एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का, 10 जुलाई का। चलिए, अब समय आपको दिया जाता है, आप आराम से इसको इत्मीनान से पढ़िए, बड़े शांति से, पानी वानी पी लीजिए पहले, और उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में पढ़ लिया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो सीखना है, और जब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक कि चीजें समझ में ना आ जाए, परमानेंट मेमोरी में ना चली जाए। तो बहुत ही इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ें, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ें। देखो, पहले देखते हैं ये वर्ड्स क्या दे रखे हैं। अनरेवलिंग का मतलब बिखरना है, अनरेवल का मतलब कोलैप्स होना है, फेल होना है। आउटस्टैंडिंग का अनसुलझा, अनरिजोल्व्ड या पेंडिंग। आउटस्टैंडिंग कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग पेमेंट, बकाया, तो बकाया है ये। स्वीपिंग का व्यापक होता है एक्सटेंसिव या ब्रॉड। एग्जेजरेट का मतलब ओवर स्टेट है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना है। और क्राइसिस का इमरजेंसी है, कैटास्ट्रॉफी है, मतलब संकट है। समझाता हूं, देखो एक एक बात ध्यान से समझेंगे। इट टुक ओनली 20 डेज, इट सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, इसको लगे केवल 20 दिन। ठीक है, इसको केवल 20 दिन लगे, किसके लिए, फॉर प्रेपोजिशन है। द यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूएस और ईरान के बीच जो एमओयू, एमओयू का मतलब होता है पैक्ट कह सकते हो या अग्रीमेंट कह सकते हो, जो इनके बीच समझौता हुआ था। वैसे अकेला मेमोरेंडम जो है उसका मतलब होता है ज्ञापन, और एमओयू का मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौता। तो केवल 20 दिन लगे, किसको, यूएस ईरान के बीच जो समझौता हुआ उसको। अब ये विच लगा के पहले एमओयू की चर्चा करेगा। लेखक थोड़ा सा भुलक्कड़ स्वभाव का है, और लेखक जो है पहले वाली बात को छोड़कर जहां चर्चा करता है उसी के बारे में ज्ञान देने लगता है। तो इस एमओयू के बारे में बता रहा है। विच प्रोमिस्ड, वो एमओयू जिसने वादा किया था क्या करने का, एक्सटेंड, बढ़ाने का, किसको, सीज फायर को, युद्ध विराम को, कहां तक, 60 दिनों तक। एंड, और वादा किया था लॉन्च करने का, टॉक्स मतलब बातचीत शुरू करने का, किस बारे में, आउटस्टैंडिंग इश्यू, उन मुद्दों के बारे में जो बाकी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, टू स्टार्ट अनरेवलिंग। अब ये टू स्टार्ट अनरेवलिंग जो है मेरे भाई, वो यहां से है। ये एमओयू जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब 20 दिन ही लगे स्टार्ट होने में। स्टार्ट किस में, अनरेवल होने में, और स्टार्ट के साथ आईएनजी लगना है। एक बार फिर समझ लो, सेंटेंस केवल इतना है, इट टुक ओनली 20 डेज फॉर द यूएस ईरान एमओयू टू स्टार्ट अनरेवलिंग। बीच की बातों को भूल जाओ। तो ये कह रहा है केवल 20 दिन लगे यूएस ईरान का जो अग्रीमेंट है उसको अनरेवल होने में, उसका अनरेवलिंग शुरू होने में। आपको काम की बात क्या समझनी है, स्टार्ट के बाद जब भी क्रिया लगाओ आईएनजी लगा के आना है। ठीक है, ये धर्म निभा के आना है कि जब भी आपको स्टार्ट दिखे तो आईएनजी लगाएं। एक बात। दूसरी बात, इसने विच से लेकर और इश्यूज तक जो यूज किया है वो रिलेटिव क्लॉज है।
कौन सा क्लोज है? क्लोज मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, वो कहलाता है क्लोज। और ये कैसा क्लोज है? ये रिलेटिव क्लोज है, ठीक है। तो ये रिलेटिव क्लोज है वो किसके बारे में है? एमओयू के बारे में। एमओयू नाउन है, पता है आपको। अब नाउन के बारे में जो क्लोज बता रहा है वो एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि नाउन के बारे में बात कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। तो 20 दिन लगे यूएस ईरान के बीच अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अनरेवल स्टार्ट होने में। बीच में इसने कहा वो एमओयू जिसने प्रॉमिस किया था, विच रिलेटिव प्रोनाउन एमओयू की बात कर रहा है, इसकी वह प्रॉमिस्ड है जिसने प्रॉमिस किया था एक्सटेंड करने का। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का? सीज फायर को। कब तक? 60 दिनों तक। सीज फायर क्या होता है? युद्ध विराम। आर्मिस्टिस होता है, ट्रूस होता है। और एक वादा और था, अब ये टू से दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, टू एक्सटेंड है, वैसे टू के साथ ये लॉन्च है कि बातचीत लॉन्च की जाएगी, बातचीत शुरू की जाएगी। किस बारे में? अबाउट प्रपोजिशन है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज के बारे में। इश्यूज नाउन है, आउटस्टैंडिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार रात की बात है। ये संडे मंडे ट्यूसडे तो आपको आते ही होंगे। ट्यूसडे का मतलब क्या होता है? मंगलवार। मंगलवार रात को, पास्ट की बात कर रहा है। तो यूएस ने, ये यूएस देश का नाम दे लगेगा क्योंकि इस यू का मतलब यूनाइटेड है। इसने कैरी आउट किया। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना या इंप्लीमेंट करना। तो यूएस ने क्या किया? स्वीपिंग एयर स्ट्राइक्स की, बहुत बड़े स्तर पर हवाई हमले किए। कहां पर? ईरान में। इन ईरान एडवर्ब है। किसके बाद किए? आफ्टर, यहां कंजंक्शन है। कैसे? मुझे क्या सपना आ गया कि ये कंजंक्शन है? तो मेरे भाई यहां पे आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और आगे वर्ब भी मिलेगी, इसलिए ये क्या है? कंजंक्शन है। जब जब आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब मिलती हैं तब तब ये क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। याद रखना, नोट डाउन कर लेना। तो 3 टैंकर्स को अटैक किया गया। कहां पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ट्यूसडे नाइट को यूएस ने स्वीपिंग एयर स्ट्राइक्स किए ईरान में। किसके बाद? 3 टैंकर्स पर हमला किए जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला देखिए, ईरान ने, ईरान सब्जेक्ट हो गया। स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक लिखवा दूंगा, क्यों डरने की बात है। आप पेन नोटबुक तो लेके बैठे ही हो, है ना। ये तो पक्का होना चाहिए कि पेन नोटबुक आप लेकर बैठो, ताकि जो भी हम नई बात सीखें, जो भी आप अपने आप से बात करके ये पाते हैं कि साहब ये तो नया है, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है, उसको तो एटलीस्ट नोट करें। तो ये क्या कह रहा है कि ईरान ने हमला किया अमेरिकन बेसिस पर, मतलब अमेरिकन जो सैन्य अड्डे हैं उन पर। कहां पर? कुवैत में और बहरीन में। किसके बाद? फिर देखो, आफ्टर विच, जिसके बाद मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? डिक्लेयर किया। क्या? दैट की, ये कंजंक्शन है। द सीज फायर वॉज ओवर, कि सीज फायर जो है वो खत्म हो गया है। ये वॉज यहां लिंकिंग वर्ब है। और ओवर वैसे तो देखो एडवर्ब ही होता है ये, है ना, और या फिर प्रेपोजिशन होता है। ये प्रेपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन अगर होता तो इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होता। अब आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब इसको मैं क्या कह दूं? एडवर्ब कह दूं। क्लियर यहां तक? अब एक बार फिर समझ लो, यहां से ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर हमला किया कुवैत और बहरीन में, जिसके बाद मिस्टर ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि भाई अब युद्ध विराम नहीं है, तुमने हमला कर दिया, अब हमारी बारी है। वाइल ही इज नोन, वाइल कंजंक्शन है, ही ट्रंप के लिए आ रहा है, इज नोन उनको जाना जाता है। याद रखिए, जो बच्चे हमेशा आंख बंद करके नोन के साथ टू लगाते हैं उनके लिए एक गहरा सबक है ये, कि नोन के साथ हमेशा टू नहीं आता, नोन के साथ फोर भी आता है। आपको टू तब लगाना होता है जब नोन के बाद में आपको वो शब्द दे रखा हो जो कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूं, वहां पे तो लगाओ टू। और नोन के बाद फोर तब लगाओ जब यह कहा जाता है कि इसके लिए जाना जाता है, तो उसके लिए लगाओ फोर। ठीक है, तो यद्यपि उनको जाना जाता है, किसको? ट्रंप को। किस लिए? फोर के साथ आईएनजी, मेकिंग एग्जैजरेटेड क्लेम्स, कि ये बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, इसके लिए जानते हैं इनको। क्लेम्स नाउन है, एग्जैजरेटेड एडजेक्टिव है, मेकिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर प्रेपोजिशन आ गया। फिर भी ये दूसरा क्लोज है, द करंट क्राइसिस, जो वर्तमान संकट है, पोजेज, पोज का मतलब है रेज करना, क्रिएट करना,
ये सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहा है किसके सामने? जिसके सामने चैलेंज हो वहां पे 2 लगेगा। द पीस प्रोसेस, शांति प्रक्रिया के सामने। कब से? 17 जून के एमओयू से। सिंस इसलिए आ रहा है कि डेफिनेट टाइम दे रखा है, टाइम का नाम दे रखा है, 17 जून दे रखा है। और मेरे भाई डेट का ध्यान रखो, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में डेट आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले महीने का नाम आता है, उसके बाद में डेट आती है, ये आपको आना चाहिए। यहां तक कि अगर मैं बात करूं, फिर से एक बार ऊपर से समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इसके अंदर गोते लगाएंगे समुद्र में और कुछ मोती निकाल कर लेकर आएंगे। इट टुक ओनली 20 डेज फॉर द यूएस ईरान मेमोरेंडम। तो यूएस ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसका प्रॉमिस ये था कि सीज फायर को 60 दिनों तक बढ़ा दिया जाए और बातचीत हम शुरू करेंगे किस बारे में? बाकी बचे मुद्दों के बारे में, जिसमें शामिल है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये जो एमओयू है वो शुरू हो गया बिखरना। ट्यूसडे नाइट को क्या हुआ कि यूएस ने बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हवाई हमले किए ईरान में। किसके बाद? जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टैंकर्स पर अटैक किया गया, उसके बाद ईरान ने अमेरिकन जो बेसेस हैं उनमें कुवैत और बहरीन में हमले किए, जिसके बाद ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर जो है वो खत्म हो गया है। अब ये वॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रंप ने डिक्लेयर्ड दे रखा है, दैट के पहले सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो इसलिए आगे भी पास्ट है। हालांकि ट्रंप को जाना जाता है बढ़ा चढ़ाकर दावे करने के लिए, लेकिन कह रहा है वर्तमान जो क्राइसिस है वो सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा चैलेंज है। किस लिए? शांति प्रक्रिया के सामने। कब से? 17 जून के एमओयू के बाद से। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको निचोड़ निकालना है इसमें। तो एक तो यहां पे काम की बात है, सीज फायर क्या होता है? सीज फायर का सिनोनिम, ठीक है। दूसरा, सीज फायर का सिनोनिम जानने के बाद आपको जानना चाहिए इंक्लूडिंग जो है वो एक प्रेपोजिशन होता है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में आप करेंगे कैरी आउट क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका पता होना चाहिए। नंबर 4, फिर आगे बढ़े तो इसमें साहब नॉन के साथ 2 और 4 दोनों आते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में चैलेंज के बाद में क्या लगता है, एक पोज क्या है वो पता होना चाहिए। एक चैलेंज के बाद प्रेपोजिशन कौन सा लगता है ये आना चाहिए। अब देखिएगा, सीज फायर के सिनोनिम्स हैं आर्मिस्टिस, या इसको हम कहते हैं ट्रूस, युद्ध विराम। इंक्लूडिंग जो है वो प्रेपोजिशन है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसके मायने हैं इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट, लागू करना, इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना। इसके बाद नॉन के साथ 2 चीजें लगती हैं, 2 और 4। 2 तब लगता है जो जानता है उससे पहले, जो जानता है, और जिसके लिए जाना जाता है, जिसके लिए जाना जाता है उसके लिए लगता है 4। पोज का मतलब होता है क्रिएट या रेज। चैलेंज के साथ 2 लगेगा, किसके सामने है, चुनौती किसके सामने पेश की है उसके लिए 2 लगेगा। तो ये हमने निचोड़ निकाल लिया है इस फर्स्ट स्लाइड का। अब मेरे हिसाब से दूसरे स्लाइड की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अपना एक बैच चल रहा है रात को 9 से 10 स्पोकन इंग्लिश का। उस बैच को 21 डेज हुए हैं, मात्र 21 दिन हुए हैं। 21 दिनों में कभी आपको मैं बताऊंगा, मतलब उन बच्चों का फीडबैक दिलवाएंगे आपको। 21 दिनों में वो लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं। 10-15 जने तो खैर लाइव रहते ही हैं एनी टाइम, और लाइव तो खैर काफ़ी सारे रहते होंगे, लेकिन बोलते जो हैं 10-15 लोग तो ऐसे बोलने लग गए हैं कि किसी भी मुद्दे पर उनको बोलने के लिए कहो और वो तुरंत बात कर लेते हैं आराम से 21 दिनों में मात्र। आप लोग भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 21 डेज की क्लासेस तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। उसके बाद आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, रात को 9 से 10 का बैच है। ऐसे ही एक सुबह चल रहा है आरएएस के बच्चों के लिए 5 से 6। लाइव का फायदा इतना ही है। अब आप कहो कि सर ये वाला बैच लाइव कर दो, टाइम इतना नहीं मिलता है और फिर मैं कमिटमेंट कर दूं, फिर पूरा नहीं होगा, फिर इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, फिर आप कहोगे कि सर आपने पूरा नहीं किया।
इसलिए रिकॉर्डेड चलने देते हैं, जब टाइम मिलता तब रिकॉर्ड कर देता हूं इसको मैं। बाकी लाइव का थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि उसी समय अपनी परेशानियों को आप दूर कर पाते हैं। ठीक है, तो वो बैच भी आपके लिए ओपन है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। आओ साहब दूसरा स्लाइड पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस ये वर्ड्स देख लो। इमर्ज का मतलब उभरना है, अपीयर या अराइज होना है। आउटसेट का मतलब शुरुआत है, बिगिनिंग या इंसेप्शन है। स्टिकिंग पॉइंट्स का मतलब ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स हैं, विवाद के बिंदु। ट्राइलेटरल, थ्री साइड या ट्राइपर्टाइट, त्रिपक्षीय, वायलेशन का उल्लंघन, ब्रीचेज या इंफ्रिंजमेंट। अब देखो द क्राइसिस, ये जो संकट है, कौन सा संकट? यही इजराइल वाला संकट निश्चित हो गया, दे लग गया। डिड नॉट इमर्ज, ये संकट इमर्ज नहीं हुआ। ओवरनाइट, रातों रात, ये रातों रात इमर्ज नहीं हुआ। ठीक है, ओवरनाइट है, एडवर्ब है। इमर्ज का मतलब है अपीयर नहीं हुआ, अराइज नहीं हुआ। फ्रॉम दी आउटसेट, ये मैं दी पढ़ता हूं कई बार क्योंकि इसके बाद का शब्द का जो फर्स्ट लेटर है वो ए से ए तक का साउंड देता है। अगर कभी भी कोई ऐसा शब्द दे रखा है जिसका फर्स्ट लेटर ए से ए तक का साउंड दे तो हम उसको दी पढ़ते हैं, THE को, और ऐसा नहीं है तो दे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दी आउटसेट, शुरुआत से ही, जो अग्रीमेंट है ये सब्जेक्ट, हैड ये वर्ब, ये हैव की सेकंड फॉर्म है। थ्री मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स, शुरुआत से ही जो समझौता हुआ था ना उसमें तीन विवाद के बिंदु थे। वो तीन कौन कौन से? एक तो था इजराइल का लेबनान में लड़ाई, दूसरा था ईरान का एक्सेस अपने फ्रोजन फंड्स का, ईरान चाहता था कि हमारा जो ब्लॉक्ड फंड है, जो पैसा हम नहीं ले पा रहे हैं, उस तक हमारी पहुंच हो, और तीसरा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के का स्टेटस। ये तीन विवाद के बिंदु शुरू से ही रहे। तेहरान जो है ईरान की राजधानी, ये वर्ब, तेहरान जो है वो देखता है, एक मेटोनिमी नाम से अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में, जिसमें यह होता है कि भाई कोई भी ऐसा वर्ड लिया जो सिंबॉलिक रूप से कुछ और दर्शा रहा है। जैसे तेहरान नाम लिया तो तेहरान का मतलब ईरान आ गया, ईरान सरकार आ गई, तो ये मेटोनिमी यहां पे छिपा हुआ है। कुछ ऐसे पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जो आमतौर पर आप सुनते नहीं हैं, हम लोग आमतौर पर वहीं तक रह जाते हैं, सिमिली मेटाफर तक की, लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी आती हैं, है ना। तो इसलिए ये वाला हो सकता है पूछ ले आपसे। तो तेहरान जो है वो इजराइल का, यहां पे भाई एक मिसिंग है वर्ड रिफ्यूजल, यहां पर जो वर्ड मिसिंग है वो है रिफ्यूजल। तो तेहरान जो है वो इजराइल के रिफ्यूजल को, इजराइल ने इनकार कर दिया, क्या करने से? विड्रॉ करने से। विड्रॉ की जगह तुम चाहो तो पुल आउट लगा सकते हो, बाहर निकलना, वापस जाना। दक्षिणी लेबनान से बाहर निकलने से मना कर दिया, इसको वो देखता है। कहां से? लेबनान दो बार आ गया। अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ, किसके साथ साथ? वॉशिंगटन का जो प्रयास है, पुश फॉर का मतलब प्रयास, अ पैरेलल ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क, कि एक समानांतर रूप से त्रिपक्षीय एक सिस्टम बने जिसमें यूएस, लेबनान और इजराइल शामिल हो। इन चीजों को देखता है। किस रूप में देखता है? ये प्रेपोजिशन है एज, क्योंकि इसका मतलब है के रूप में। वायलेशंस के रूप में देखता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और वायलेशन किसका? एमओयू की स्पिरिट का, कि आपने एमओयू में जो लिखा था, उसका जो मूल भाव था, जो अग्रीमेंट हस्ताक्षर हमने किए थे, उसका ये उल्लंघन है, वायलेशन है, मतलब इन्फ्रिंजमेंट है या ब्रीच है। एक बार फिर समझा दूं मैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो क्राइसिस है अमेरिका और ईरान के बीच का, ये रातों रात तो उत्पन्न नहीं हुआ। कह रहा शुरू से ही क्या था, जो इन्होंने अग्रीमेंट हस्ताक्षर किए थे उसमें तीन विवाद के पॉइंट थे। पहला पॉइंट था इजराइल का वॉर लेबनान में, दूसरा था ईरान का अपने फ्रोजन फंड्स के प्रति एक्सेस, और तीसरा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्टेटस। अब तेहरान जो है, इजराइल ने जो इनकार कर दिया कि दक्षिणी लेबनान से हम बाहर नहीं निकलेंगे, वो, और साथ साथ में वॉशिंगटन का प्रयास कि भाई एक समानांतर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क बने तीन पक्षों के, जिसमें शामिल हो, इन्वॉल्विंग किस किस को शामिल करते हुए? यूएस को, लेबनान को और इजराइल को। इसको वो वायलेशन के रूप में देखता है। तेहरान कहता है कि भाई आपने अग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर देखें क्या बात इंपॉर्टेंट है, तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो ओवरनाइट है, इसका वर्ड कैटेगरी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो, मतलब बाकी तो वर्ड दे ही रखे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। एक इंपॉर्टेंट है एक्सेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, और तो कुछ ही क्या ही इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और तो इसमें,
ठीक है, यही बस इंपॉर्टेंट था। एक ये पुश जो है ये भी थोड़ा सा देख लेना। पुश का मतलब केवल धकेलना नहीं होता, अगर नाउन के रूप में है तो प्रयास होता है। तो ओवरनाइट तो एडवर्ब है, तो ये ध्यान रखना। एक्सेस के साथ क्या है, टू लगता है अगर ये नाउन हो तो। एक्सेस अगर नाउन हो तो टू लगता है। एक्सेस अगर वर्ब हो तो इसके साथ में हम प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं। एक्सेस अगर क्रिया है तो प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं। और एक्सेसिबल दे रखा हो तो उसके साथ में हमें टू लगाना होता है। एक्सेसिबल में टू लगाना होता है। पुश जो है इसका मतलब होता है एफर्ट, प्रयास, जब ये नाउन के रूप में होता है। वरना तो धकेलना होता है, धक्का देना होता है। जैसे सिया ने केतन को धक्का दिया तथाकथित रूप से, तो वो पुश क्या था, वो धकेलना था, क्रिया थी। ठीक है, आगे देखिए। आजकल के बच्चे ये सब जानते हैं, सिया कौन, केतन कौन, चेतन कौन। ठीक है, पूरा जनरल नॉलेज अच्छे से अपडेटेड है। मैं क्लास में जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं या फिर किसी बच्चे से इंटरेक्ट करता हूं तो उनका इस पे कोई ऐसा किंतु परंतु या हेजिटेशन वाला कुछ है ही नहीं, सारी जानकारी है। और वो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है एक्सेस में, वो जानकारियां सबको है। यहां तक कि सब उन महिलाओं के नाम का एकदम लाइन से, सीक्वेंस से काउंट करवा देंगे जिन जिन का ये घटनाक्रम घटा है सेम तरीके का। लेकिन वहीं अगर इतिहास के किसी क्रम को दोहराने की बात आ जाए तो फिर जीभ लड़खड़ाएगी, है ना, हिचकिचाहट पैदा हो जाएगी और दिमाग पर जोर देना पड़ेगा कि यार ये कौन सा क्रम था, क्योंकि उसमें इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है। ये सारा मोबाइल का खेल है। जो चलता फिरता परमाणु बम लिए घूमते हैं ना जेब में आप, उसी का नतीजा है। इसको त्यागने की जरूरत है। लेकिन आप कहोगे सर फिर टेस्ट कहाँ से लगाएं? आज के दौर में तो हम इस तरह के मोबाइल के बिना या स्मार्टफोन के बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमें तो टेस्ट लगाने के लिए मोबाइल चाहिए, तो बेटा उसके लिए लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, उसके लिए टैब हो सकता है। मोबाइल की इतनी आवश्यकता है नहीं। खैर करना चाहे तो कोई भी ऐसे है नहीं, कुछ भी किया जा सकता, नहीं करना चाहे तो बहाने हजार हैं, लाखों बहाने हैं। खैर आप सभी समझदार हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये वर्ड्स देखो पहले। डिस्पाइट जो है इसका मतलब के बावजूद है, इन स्पाइट ऑफ या रिगार्डलेस। एक्सेस का मतलब पहुंच होता है। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ संकल्पित है। असर्ट का मतलब क्लेम या एनफोर्स है, अधिकार जताना है। और दावा करना भी होता है, ऑल्टरनेटिव का विकल्प है, सब्स्टिट्यूट या ऑप्शन है। क्या कह रहा है? एंड डिस्पाइट टॉक्स, लेखक कह रहा है और बातचीत के बावजूद। ये तो कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, बातचीत इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। बातचीत के बावजूद ईरान जो है हैज येट टू गेट, इसको अभी भी प्राप्त करना है एक्सेस। बातचीत तो हो गई लेकिन फिर भी इसको एक्सेस नहीं मिला, तो येट टू लगाते हैं कि ये काम पेंडिंग है, अभी भी ये काम होना शेष है, अभी तक ये फलीभूत हुआ नहीं है, इस तरह का सेंस देता है। तो ईरान को अभी भी एक्सेस प्राप्त करना है। एक्सेस नाउन है तो यहां टू लग गया। एक्सेस किसका? अपने फ्रोजन फंड्स का। फाइनली अंततः ये एडवर्ब है। ईरान जो है ऐसा लगता है, ये अपीयर्स इसकी वर्ब, डिटरमिन्ड लगता है, ये एडजेक्टिव है। डिटरमिन्ड लगता है मतलब दृढ़ संकल्पित लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दृढ़ संकल्पित है। टू असर्ट कंट्रोल स्ट्रेट, ये दावा कर रहा है कि इसका अभी भी नियंत्रण है हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर। इट हैज ओपन्ड, इट सब्जेक्ट हो गया, ईरान के लिए आ रहा प्रोनाउन है। हैज ओपन्ड प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, उसने खोल दिया है। अ सेफ पैसेज रूट, एक सुरक्षित रास्ता, अलोंग इट्स कोस्ट, अपने तट के सहारे सहारे। जबकि यूएस जो है ये सब्जेक्ट, इज बैकिंग, ये सपोर्ट कर रहा है। बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या? एन ऑल्टरनेटिव रूट, एक वैकल्पिक रूट का। कहां से? ओमान के कोस्ट के सहारे सहारे। अलोंग जो है ना वो पैरेलल सिचुएशन को दर्शाता है, इसके किनारे किनारे, इसके सहारे सहारे। एक बार समझ लो क्या है। बातचीत के बावजूद ईरान को अभी तक भी एक्सेस नहीं मिला है अपने फ्रोजन फंड्स का। इट्स वहां पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अंततः ईरान ऐसा लगता है कि दृढ़ संकल्पित है, क्या कि दावा कर रहा है कि इसका अभी भी नियंत्रण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। इसने एक सेफ पैसेज रूट को खोल दिया है, किसके सहारे सहारे? अपने तट के सहारे सहारे। जबकि यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है किस चीज को? कि एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए ओमान के तट के सहारे सहारे। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा, ये जो मैच द कॉलम है ये करिए। एक बार मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, कोशिश करिए देखें। अनरेवलिंग का मतलब होता है बिखरना, स्टार्ट होना। तो ये आज जो है वो जुड़ेगा इससे, फॉलिंग अपार्ट, डी से जुड़ जाएगा। स्वीपिंग जो है, स्वीपिंग का मतलब है व्यापक, एक्सटेंसिव। कहां पर है? वाइड इन रेंज, एक्सटेंसिव और ब्रॉड, सी से जोड़ दीजिए। आउटसेट का शुरुआत है, द स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बी से जोड़ दीजिए। असर्ट का दावा करना है,
तो ये आ जाएगा, ए से जोड़ दीजिए। और ऑल्टरनेटिव का विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, ऑप्शन है, ई से जुड़ जाएगा। अब आते हैं प्रश्नों में। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एडिटोरियल के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली कैप्चर्स द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड अनरेवलिंग। कौन सा जो सेंटेंस है उसमें अनरेवलिंग का ठीक से यूज किया गया है। अनरेवल का मतलब बिखरना बताया था। तो द डिटेक्टिव स्पेंट मंथ्स अनरेवलिंग द इंट्रिकेट मिस्ट्री ऑफ द स्टोलन पेंटिंग। द न्यूली साइंड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग इज अनरेवलिंग ड्यू टू सडन मिलिट्री अग्रेशन। यही आ जाएगा। ये अनरेवल हो रहा है, ये कोलैप्स हो रहा है, यही आंसर आएगा। दूसरा पूछा है द एडिटोरियल स्टेट्स द क्राइसिस डिड नॉट डैश ओवरनाइट। तो ये कह रहा है कि एडिटोरियल का कहना है कि क्राइसिस जो है वो रातों रात नहीं पैदा हुआ। तो इमर्ज आएगा। इमर्ज आएगा तो देखो इमर्ज ये वाला ही आना चाहिए। इस इमर्ज को इसने लिख रखा हाइड या कंसील, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड असर्ट बीन यूज करेक्टली। इनमें से किसमें सही तरीके से यूज किया गया है असर्ट का। द कंस्ट्रक्शन कंपनी डिसाइडेड टू असर्ट अ न्यू बिल्डिंग। असर्ट का दावा करना होता है तो ये नहीं आएगा। ही वॉज टू शाई टू असर्ट हिज डोमिनेंस। वो बहुत ही शर्मिला था कि वो अपना डोमिनेंस जो है वो क्लेम कर सके इसके लिए, तो यही आंसर आ जाएगा। द डॉक्टर विल असर्ट द पेशेंट्स एग्जैक्ट टेम्परेचर। द शेफ यूज्ड रेयर स्पाइसेस टू एक्सप्लिसिटली असर्ट द फ्लेवर ऑफ हॉट सूप। In the context of the specific phrase, the US carried out sweeping air strikes in Iran. ये दो बार दे रखा है। The closest synonym for the word sweeping, sweeping का closest synonym extensive होगा। नंबर 5 कह रहा है कि from the outset, the agreement had 3 major sticking points. Which of the following phrases can appropriately replace the bold phrase without altering the meaning of the statement? ये major sticking points, points of mutual agreement, minor inconvenience, major obstacles, मुख्य बाधा। According to the editorial passage, what were the 2 primary promises of the recent US-Iran memorandum understanding? क्या promises थे? To withdraw troops from Lebanon and permanently open the Strait of Hormuz, to extend the ceasefire by 60 days and launch talks about outstanding issues. B आंसर आएगा। नंबर 7 कह रहा है Consider the following statements regarding the geopolitical demands mentioned in the editorial. इस प्रकार के प्रश्न आजकल आने लग गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि भाई इसमें कौन सा सच है ये बताना है। तेहरान व्यूज इजराइल रिफ्यूजल टू विड्रॉ फ्रॉम सदर्न लेबनान एज ए वायलेशन, बिल्कुल ठीक है ये तो। वॉशिंगटन इज पुशिंग फॉर अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क, ये भी ठीक है। ईरान है सक्सेसफुली गेन्ड एक्सेस टू, ये ठीक नहीं है, तो 1 और 2, तो बोथ 1 and 2। फिर पूछा बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द टाइमलाइन इन द पैसेज व्हाट वाज द इमीडिएट सिक्वेंशियल ट्रिगर फॉर मिस्टर ट्रंप डिक्लेयरिंग दैट द सीज फायर वाज ऑफिशियली ओवर। कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इमीडिएट सिक्वेंशियल ट्रिगर क्या था जब मिस्टर ट्रंप ने कहा कि भाई ये ऑफिशियली ओवर हो गया है। कब इसने ऐसा कहा? तो जब उसने बहरीन में हमले किए थे तब। तो ईरान ने जब अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे हमला किया था कुवैत और बहरीन में, तब इसने कहा था। व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट ईरान स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ओपनिंग ए सेफ पैसेज रूट अलोंग इट्स कोस्ट। इससे क्या कह सकते हो आप? ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बढ़िया नियंत्रण है। Iran is actively attempting to cooperate with the US. No. Iran is attempting to assert its sovereign control and dominance over the Strait of Hormuz. ये कह रहा है कि हमारा पूरा नियंत्रण है इस पर। और एक क्वेश्चन है based on the editorials concluding observation that the trust deficit between Washington and Tehran is widening, posing a severe threat to the fragile peace process. Which of the following best describes the author's tone? मान लीजिए लाइन है कि ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में, और विश्वास की जो कमी है वो बढ़ती जा रही है, और इस प्रकार से गंभीर खतरा पैदा हो गया है नाजुक सा जो पीस प्रोसेस है उसके प्रति। तो इसमें क्या टोन है इसकी? तो ऑप्टिमिस्टिक एंड इंक्रीजिंग नहीं है, कॉशियस एंड पेसिमिस्टिक है। बहुत ही सावधानी बरतने को कह रहा है लेखक, और निराशावादी बात कर रहा है कि भाई अब कुछ अंधेरा सा नजर आ रहा है भविष्य में, तो ये पेसिमिस्टिक टोन का आएगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। शेयर तो नहीं करना है, याद ही है आपको, बिल्कुल भी शेयर ना करें वीडियोस को। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।